हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केपी स्टडी अड्डा में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे और आप मेरे लेक्चर्स को जरूर देख रहे होंगे। तो कल हमने पाचन तंत्र के अंग मुख गुहा के बारे में चर्चा की थी और देखा हमने कि किस प्रकार हमारे मुंह में ही भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो हमने देखा मुंह में जो 3 अंग कार्य कर रहे थे, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। तो दांत जिस प्रकार से भोजन को पीस रहे थे और जीभ लार को मिला रही थी भोजन में, उस प्रकार हमारे भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हुआ। अब वही भोजन हमारे आमाशय तक किस प्रकार पहुंचेगा? तो यहाँ बीच में एक और अंग है, ईसोफेगस यानी ग्रास नली। वो हमारे मुंह के भोजन को आमाशय तक पहुंचाएगी। तो किस प्रकार? तो ये हमारी जो ग्रास नली है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और ये मुंह के भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ये केवल हमारे आमाशय और माउथ को जोड़े हुए रखती है। तो इसमें एक गति होती है, क्रमानुकुंचन गति। ये गति किस प्रकार की होती है? आपने एक खेल देखा होगा, रस्सा खींच। तो रस्सा खींच में क्या होता है, जब 10 लोग एक ही रस्से को खींच रहे होते हैं, तो जब एक व्यक्ति के हाथ से रस्सा छूटता है तो सभी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले जाते हैं। तो इसी प्रकार ये गति कार्य करती है। जब हम मुंह के भोजन को आमाशय तक ले जाते हैं तो क्रमानुकुंचन गति द्वारा ही हमारा भोजन अंदर की ओर धकेला जाता है, जिससे कि भोजन हमारा ईसोफेगस से होते हुए आमाशय तक आ जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल आमाशय व मुख गुहा को जोड़ने का कार्य करती है और क्रमानुकुंचन गति द्वारा हमारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि आमाशय में किस प्रकार हमारे भोजन का पाचन होता है और किस प्रकार आमाशय भोजन को पचाने में कार्य करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला भाग होता है कार्डियक, बीच वाला भाग होता है फंडस और सबसे नीचे वाला भाग होता है पाइलोरिक। कार्डियक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्य करता है और जो बीच वाला भाग है फंडस, इसमें कांटानुमा संरचना होती है जिन्हें रूजी कहते हैं। और सबसे नीचे जो पाइलोरिक वाला हिस्सा है, इसमें जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कार्य करता है, जो गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियक वाले हिस्से को। तो हमारे आमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? कार्डियक। कार्डियक क्या है? सबसे ऊपर वाला भाग है। इसमें क्या होता है? HCl का निर्माण होता है। तो जैसे ही हमारा भोजन ग्रास नली द्वारा आमाशय में आया तो सबसे पहले कहाँ आएगा? कार्डियक वाले हिस्से में। तो कार्डियक वाले हिस्से में HCl का निर्माण होगा। तो HCl का कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले तो HCl का कार्य रहेगा भोजन के जीवाणुओं को, जो हानिकारक जीवाणु रहती है भोजन में, उनको नष्ट करना कार्डियक मतलब HCl का कार्य रहेगा। अब जब कभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने ज्यादा भोजन खा लिया, ज्यादा खाना खाने के बाद कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। हम देसी भाषा में बोले तो बोलते हैं कि हमारे पेट में गैस बन रही है। तो उसी गैस को कुछ पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी किस कारण होती है? HCl के कारण, क्योंकि ज्यादा भोजन खाने से ज्यादा HCl का निर्माण होता है और ज्यादा HCl के निर्माण होने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें एक एसिड है तो ज्यादा एसिड बढ़ जाता है। उसी एसिड से क्या होता है? एसिडिटी होती है। तो उसी एसिड को रोकने के लिए, यानी एसिडिटी को रोकने के लिए एक एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड का एंटी एसिड है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या होता है? अम्लों का प्रतिरोधी होता है। तो ये क्या कार्य करता है? जैसे कि एसिडिटी होने के बाद हम इनो पीते हैं,
तो इनो क्या होता है, इनो के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अम्लों का प्रति अम्ल होता है यानी एंटी एसिड होता है, जिससे हमारे आमाशय में जो एसिडिटी होती है वो बंद हो जाती है। उसके बाद जब भोजन कार्डियक से फंडस में आया तो फंडस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये केवल भोजन को रोक के रखता है। इसमें ये जो रूजी नुमा कांटे नुमा संरचना दिख रही है इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूजी। ये क्या कार्य करती हैं, भोजन को रोके हुए रखती हैं, भोजन को रोके हुए रखती हैं। उसके बाद में भोजन फंडस के बाद कहाँ आता है, पाइलोरिक में। पाइलोरिक अपना कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग। पाइलोरिक सबसे निचला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, और कार्डियक सबसे ऊपर वाला भाग है जो ग्रास नली से जुड़ा रहता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाइलोरिक में कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, जठर रस, जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्रावण होता है। अब क्या होता है जठर रस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जठर रस है, इसका पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 3.5 तक। इसमें 3 एंजाइम कार्य करते हैं। जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस है वो 3 एंजाइम का स्रावण करता है। एंजाइम क्या कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम किस चीज से बने होते हैं, तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। अब प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। अमीनो अम्ल किस प्रकार प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर पेप्टोन का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर पेप्टोन का निर्माण करते हैं, और पेप्टोन से प्रोटीन का निर्माण होता है, और उसी प्रोटीन से एंजाइम बने होते हैं। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन। पेप्सिन का क्या कार्य होता है, तो पेप्सिन जो प्रोटीन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा कहां से प्रारंभ हो गया था, मुख गुहा से यानी माउथ से, लेकिन प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहां शुरू हुआ, आमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ हुआ है, आमाशय से। और कौन से एंजाइम द्वारा प्रारंभ हुआ है, तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा। कौन से जूस यानी रस द्वारा प्रारंभ हुआ है, तो जठर रस द्वारा, पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोटीन का पूर्णतः पाचन हो गया है, प्रोटीन का आंशिक पाचन प्रारंभ हुआ है आमाशय से। कौन से एंजाइम द्वारा, पेप्सिन एंजाइम द्वारा। लेकिन उसी प्रोटीन को क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन में बदल देता है। अब ये पेप्टोन अभी पूर्णतः प्रोटीन का पचा हुआ भाग नहीं है, अभी पेप्टोन और टूटेगा। काय में टूटेगा, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल प्रोटीन का सबसे छोटा रूप होता है, तो हमें सबसे छोटा ही रूप चाहिए। तो प्रोटीन को पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन तोड़ता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में कार्य करता है। कहां पे कार्य करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में कार्य करता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम जब अमीनो अम्ल में बदल देगा तो प्रोटीन का पूर्णतः पाचन हो जाएगा। तो प्रोटीन का पूर्णतः पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। लेकिन आंशिक पाचन कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का आंशिक पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का आंशिक पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, और प्रोटीन का पूर्णतः पाचन कहां पे, छोटी आंत में पूर्ण होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन कौन सा एंजाइम प्रारंभ करता है, तो वो है पेप्सिन एंजाइम। लेकिन पूर्णतः पाचन प्रोटीन का कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। ये ही छोटे छोटे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए हमको चलना है। दूसरा एंजाइम गैस्ट्रिक जूस कौन सा एंजाइम निकालता है, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो रेनिन एंजाइम सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में क्या कार्य करता है, ये दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा दूध पी लेते हैं और एकदम वोमिटिंग कर देते हैं। वोमिटिंग में क्या होता है, जो दूध होता है वो दही जैसा बनकर निकलता है। तो जो हम कहते हैं कि
दही की ये उल्टी कहाँ से हुई? तो जो वोमिटिंग होती है वो क्या किसके कारण होती है? तो वो रेनिन एंजाइम होता है, वो दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही में बदल देता है। वो किस कारण किसको बदलता है? तो रेनिन एंजाइम जो दूध में केसीन प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन को ही दही में बदल देता है रेनिन एंजाइम। और केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है? सफेद। प्रश्न आया कि दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो हम कहेंगे केसीन प्रोटीन। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। रेनिन एंजाइम दूध को दही में किस प्रकार बदलता है? तो केसीन प्रोटीन को तोड़ देता है, तो दूध दही में बदल जाता है। तीसरा एंजाइम जठर रस से म्यूसिन एंजाइम का श्रावण होता है, जो क्या करता है? HCl से रक्षा करता है। जैसे अभी कहें कि HCl अगर ज्यादा स्रावित होने लगे तो क्या होगा? हमारे आमाशय को हानि पहुंचेगी। तो ये जो म्यूसिन एंजाइम होता है ये HCl से रक्षा करता है और भोजन को सड़ने नहीं देता है। जो हमारे आमाशय में भोजन होता है ये इसे सड़ने नहीं देता है। अब हम बात करें कि हमारे आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो हमारे आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे के बाद वो छोटी आंत में जाना प्रारंभ करता है। तो जो 4 घंटे तक हमारे आमाशय में भोजन रुका, तो जो 4 घंटे तक भोजन रुका उस भोजन को क्या बोलेंगे? तो उस भोजन को बोलते हैं कायम। 4 घंटे रुकने के बाद जो भोजन का रूप होता है आमाशय में उसे कायम बोलते हैं। अब हमने अभी क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हुआ, फिर भोजन आया आमाशय में। आमाशय में क्या क्या कार्य हुए? कार्डियक में HCl का श्रावण हुआ, फंडस में भोजन रुका और पाइलोरिक में आया। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि ने गैस्ट्रिक जूस का श्रावण किया और वहां क्या क्या कार्य हुए? प्रोटीन का आंशिक पाचन प्रारंभ हुआ। प्रोटीन का आंशिक पाचन कहां से प्रारंभ हुआ? आमाशय से प्रारंभ हुआ। और पूर्ण पाचन कहां पर होगा? छोटी आंत में होगा। कौन से एंजाइम द्वारा प्रारंभ हुआ? तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रारंभ हुआ। रेनिन एंजाइम ने क्या कार्य किया? तो दूध को दही में बदला। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन होता है, जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। फिर हुआ म्यूसिन एंजाइम ने क्या किया? HCl से आमाशय की रक्षा की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो जैसे ही आमाशय में भोजन आया सबसे पहले म्यूसिन एंजाइम ही कार्य करेगा। म्यूसिन एंजाइम कार्य करेगा और वो क्या करेगा? HCl को उतना ही स्रावित होने देगा जितने की आवश्यकता होगी। फिर सेकंड नंबर पर HCl कार्य करेगा जो भोजन को अम्लीय बनाएगा। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम कार्य करेगा और रेनिन एंजाइम कार्य करेगा। इस प्रकार भोजन का आंशिक पाचन, एक बार फिर से प्रोटीन का आंशिक पाचन प्रारंभ होगा और भोजन फिर पाइलोरिक से होते हुए छोटी आंत में प्रवेश करेगा। अब हम देखेंगे हमारे कितने अंग कंप्लीट हो गए। मुख गुहा कंप्लीट हो गई, ग्रासनली कंप्लीट हो गई और आमाशय कंप्लीट हो गया। अब हम छोटी आंत यानी चौथा अंग छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत में प्रवेश हुआ, यहाँ पर लीवर कनेक्ट रहता है, यहाँ पर पेनक्रियाज कनेक्ट होता है। यानी छोटी आंत में 3 अंग, 2 जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो भी कार्य करती हैं। कौन कौन सी? यकृत और अग्नाशय। इन्हें हम कल के लेक्चर में जानेंगे। अभी हम छोटी आंत के बारे में जानते हैं। जैसे ही आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश हुआ तो छोटी आंत में भी 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ड्यूडेनम, सेकंड वाला भाग जेजेनम और थर्ड वाला जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है इलियम। तो छोटी आंत में भोजन किस प्रकार पाचन होता है, छोटी आंत के बारे में जानेंगे। तो सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। पूर्ण पाचन तथा अवशोषण भोजन का छोटी आंत में ही होता है और सर्वाधिक भोजन का अवशोषण और भोजन का पाचन कौन से अंग में होता है? तो वो छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम।
अब सबसे पहले देखें ड्यूडेनम में क्या होता है। तो ड्यूडेनम में जो हमारा फैट होता है उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है ड्यूडेनम में। तो फैट का पाचन यानी वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। वसा का पाचन के लिए एक हार्मोन का स्रावण होता है, वो कौन सा होता है, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ये जो हार्मोन होता है इससे वसा का पाचन कहाँ पे प्रारंभ हो जाता है, ड्यूडेनम में, यानी जो छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग है वहीं फैट का यानी वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और वसा के पाचन को क्या बोलते हैं, पायसीकरण। वसा के पाचन को क्या बोलते हैं, पायसीकरण बोलते हैं। उसके बाद जब भोजन आया तो छोटी आंत के कौन से हिस्से में आया, दूसरे हिस्से में आया, जिसे बोलते हैं जेजेनम। तो जेजेनम क्या करता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता, किसी प्रकार का पाचन नहीं होता जेजेनम में, ये केवल रक्त की आपूर्ति करता है। इसके बाद जैसे ही भोजन जेजेनम से होते हुए कहाँ आया, इलियम में। इलियम में ये कांटेनुमा संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बिलाई। तो इलियम में क्या होगा, सबसे निचला भाग है और बड़ी आंत से जुड़ने वाला भाग कौन सा है, इलियम। लेकिन आमाशय से जुड़ने वाला भाग कौन सा है, ड्यूडेनम। अगर प्रश्न आया कि आमाशय से छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ा रहता है तो वो ड्यूडेनम रहता है। लीवर यानी यकृत और अग्नाशय किस हिस्से में कार्य करते हैं, तो वो भी ड्यूडेनम हिस्से में ही कार्य करते हैं। इलियम में क्या होता है, तो इलियम में अंततः भोजन का, जब मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ हुआ कार्बोहाइड्रेट का, फिर भोजन आया आमाशय में, आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन प्रारंभ हुआ, अब यहाँ पर आया और छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग में ड्यूडेनम में फैट का पाचन प्रारंभ हुआ। लेकिन आते हुए सबसे निचले हिस्से में जब भोजन आया इलियम में, छोटी आंत के सबसे नीचे हिस्से में जब भोजन आएगा इलियम में, तो यहाँ पर भोजन का पूर्णतः पाचन प्लस में अवशोषण भी होगा। किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर भोजन का यानी प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन होगा। और जो अभी मैंने चर्चा की कि प्रोटीन का आंशिक पाचन यहाँ पर प्रारंभ हुआ, कौन से एंजाइम द्वारा, तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा। लेकिन यहीं पर ट्रिप्सिन एंजाइम आएगा जो पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलेगा और प्रोटीन का पूर्णतः पाचन होगा। वो अभी हम इन एंजाइम को देखेंगे। तो यहाँ पर भोजन का पूर्णतः पाचन होता है और अवशोषण किस द्वारा होता है, तो ये जो सूक्ष्म बिलाई दिख रही है कांटेनुमा संरचना, ये बिलाई जो होती है इनका कार्य क्या होता है, भोजन को पूर्णतः पचने के बाद ये भोजन का अवशोषण करती हैं। और ये छोटी आंत का जो भाग है बिलाई, ये भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद अवशोषण करके पूरे अंगों तक ऊर्जा बिलाई द्वारा ही पहुंचती है। जो छोटी आंत की सबसे निचले वाले हिस्से में जो संरचनाएं होती हैं, इन्हीं बिलाई द्वारा हमारी ऊर्जा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाई जाती है। ये जालनुमा संरचना होती है, वो अवशोषण करके अंगों तक ऊर्जा को पहुंचाना किसका कार्य है, बिलाई का ही कार्य होता है। इसमें शरीर की सभी नसें आकर जालनुमा संरचना बना लेती हैं। इस प्रकार जालनुमा संरचना बन जाती है और सभी नस यहीं पर आकर जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है यहीं से ऊर्जा बांट दी जाती है। तो जिस प्रकार हमने देखा कि इलियम में भोजन का पूर्णतः पाचन प्लस में अवशोषण भी कहां पर होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी कहां पर होता है, अगर प्रश्न आया कि छोटी आंत के कौन से भाग में भोजन का पूर्णतः पाचन तथा अवशोषण होता है, तो वो होता है इलियम में, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है। अब हम देखेंगे कि छोटी आंत में हमारे 5 एंजाइम कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला एंजाइम है इरिप्सिन। इरिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो पेप्टोन को अमीनो अम्ल में तोड़ना। अभी हमने देखा कि पेप्टोन को अमीनो अम्ल में तोड़ रहा था, वो कौन सा था, इरिप्सिन। इसी को ट्रिप्सिन भी बोलते हैं। ये जो एंजाइम था ये पेप्टोन को अमीनो अम्ल में तोड़ रहा है, यानी प्रोटीन का पूर्णतः पाचन कहां हो रहा है, छोटी आंत में। फिर दूसरा एंजाइम कौन सा है, सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, तो ये सुक्रोज को
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। यानी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक और हिस्सा था, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा? सुक्रोज में। सुक्रोज यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा अणु है, उसका डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, लेकिन हमें मोनोसैकेराइड चाहिए, जो कि अलग अलग सबसे छोटा रूप चाहिए। तो सबसे छोटा रूप क्या होता है? मोनोसैकेराइड। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? सुक्रेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है, और अंततः हमें ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? ग्लूकोज। यानी फिर से भोजन का सबसे छोटा रूप हमें ग्लूकोज कहां पे प्राप्त होता है? छोटी आंत में, जो कि माल्टेज एंजाइम होता है। वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ देता है। फिर एक और एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज का क्या कार्य होता है? तो जो लैक्टोज होता है, जैसे हम दूध वगैरह जो पीते हैं उसमें लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। और सबसे पांचवा जो एंजाइम होता है लाइपेज, वो क्या कार्य करता है? जो हम लिपिड खाते हैं, यानी फैट, जो हमारा फैट या लिपिड होता है उसे क्या कार्य करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम क्या कार्य करता है? फैट को, हमारे शरीर के जो हमारे छोटे आंत में भोजन में जो फैट होता है उस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ होते होते आमाशय में आते आते भोजन का पूर्णतः पाचन और अवशोषण भी छोटी आंत में पूर्ण हुआ, लेकिन अभी पानी का अवशोषण नहीं हुआ है। केवल भोजन का पूर्णतः पाचन और भोजन का पूर्णतः अवशोषण छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अभी पानी का अवशोषण कहाँ होगा? तो वो होगा बड़ी आंत में। और यहीं छोटी आंत के हमने सबसे ऊपर वाले हिस्से में देखा कि यहीं पे पेनक्रियाज और लीवर, ये दो ग्रंथियां और कार्य कर रही हैं। ये भी हमारी आमाशय और छोटी आंत में भोजन के पाचन में भूमिका निभाती हैं। तो इन्हीं को हम कल की क्लास में पूरा जानेंगे और बड़ी आंत के बारे में भी जानकर पानी का भी पूर्ण अवशोषण करेंगे, और फिर इसी के साथ हमारा पाचन तंत्र समाप्त होगा और हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं आपने अभी तक की सभी वीडियो पूरी देखी होंगी, उसी के आधार पर आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आ पाएगा, और आप उन सभी लेक्चर को जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।